नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिस तालिबान को 20 साल पहले अमेरिकी सरकार ने, सेनाओं ने उखाड़ फेंका था, वो इतनी आसानी से कुछ ही हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा जमाने में कैसे सक्सेसफुल रहा। तो इसके पीछे रीजंस क्या है, उन्हीं को हम डिटेल में आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर जो मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं विच आर कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, उनको देखने के लिए आप मुझे इस आईडी पर अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कीजिए। जब भी मेरी क्लास होती है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। सन 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया था कि 2021 में अफगानिस्तान से वो अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। और ये ट्रूप पुल आउट यानी सेनाओं की जो वापसी शुरू हुई है, उसके साथ साथ तालिबान अपनी बढ़त बनाता गया है और पूरे अफगानिस्तान पर उसने अपना कंट्रोल जमा लिया। वैसे तो तालिबान मई के महीने से ही कई इलाकों में लड़ाई लड़ते हुए अपनी बढ़त बना रहा है, लेकिन मई, जून, जुलाई में उनकी सारी बढ़त रूरल एरियाज में थी। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में तालिबान ने इतनी तेजी से शहरों पर कब्जा जमाया, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं सभी पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, 6 अगस्त को येलो कलर के डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कब्जे में है। 10 अगस्त को और कई डिस्ट्रिक्ट्स इनके कंट्रोल में आ गए हैं। 13 अगस्त को 6 राज्यों के कैपिटल इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए और अल्टीमेटली 15 अगस्त को काबुल में जाकर कब्जा जमा लिया और प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जाकर बैठ गए। काबुल पर कंट्रोल के साथ ही तालिबान ने लगभग पूरे देश पर अपना राज जमा लिया। कुछ इक्का दुक्का डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी भी उनके फाइटर्स नहीं पहुंचे हैं, जैसे कि पंजशीर वैली जो काबुल से थोड़े से उत्तर में स्थित है। तो यहां पर कुछ एरियाज हैं जहां अभी भी तालिबान का कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, बाकी लगभग पूरे देश पर इनका कंट्रोल हो चुका है। 15 अगस्त की शाम को तालिबान के फाइटर्स राष्ट्रपति के ऑफिस में जाकर उन्हीं की टेबल पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि इससे एग्जैक्टली 24 घंटे पहले यानी कि 14 अगस्त की शाम को इसी टेबल पर बैठकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को संबोधित किया था। एक मीडिया में स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, क्योंकि ये सेम पेंटिंग आप दोनों में देख सकते हैं। बाय द वे, ये पेंटिंग जो है ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पेंटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति आशीर्वाद ले रहा है। तो ये कौन है? दिस इज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो 3rd बैटल ऑफ पानीपत के लिए फेमस है। इन्हें अफगानिस्तान में एक फाउंडिंग फादर के रूप में देखा जाता है, बिकॉज ही वॉज द वन हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ अफगानिस्तान इन 1740s। और यहाँ पर वो आशीर्वाद ले रहे हैं। एक पीर साबिर शाह करके सूफी सेंट थे, उनसे कंधार में, और इसी के बाद उनकी ताजपोशी करी गई थी एज अ रूलर ऑफ अफगानिस्तान। खैर, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का टिडबिट है जो आपको मैं देना चाहता था। सत्ता हथियाते ही तालिबान ने देश का नाम बदल दिया, देश का झंडा बदल दिया और एक पुरानी कहावत को फिर से सच कर दिया है, दैट अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी कि बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है अफगानिस्तान। कब्रगाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन, ये कोई भी सक्सेसफुली युद्ध नहीं जीत पाए। सब ने यहाँ पर बड़ी बड़ी हार का मुंह देखा है और वही स्थिति अब फिर से यूएसए के साथ हुई है। अमेरिका यहाँ कर क्या रहा था? सन 2001 में 9/11 के हमलों के बाद अमेरिकी फौज ने तत्कालीन तालिबान गवर्नमेंट से कहा कि ओसामा बिन लादेन जो इन हमलों का जिम्मेदार है उसे हमारे हवाले कर दो। तालिबान की सरकार ने मना कर दिया, तो अमेरिका की फौज भेजी गई अफगानिस्तान और तालिबान की जो सरकार है उसे गिरा दिया गया। कुछ ही महीनों के अंदर ही हो गया था, 2 महीने लगे थे। अब तालिबान की गवर्नमेंट तो खत्म हो गई, लेकिन तालिबान से सिंपैथी रखने वाले लोग या फिर तालिबान का जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से कभी अफगानिस्तान में खत्म नहीं होता है। रूरल एरियाज में और जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर हमेशा तालिबान मौजूद रहा। उसने किसी ना किसी स्थिति में अपनी मौजूदगी जताकर रखी और कई बार अमेरिकी फोर्सेस पर हमले भी किए गए। तो छिटपुट हमले पूरे 20 साल से चल रहे थे। 2011 में अमेरिका का अपना टारगेट पूरा हो गया। बिन लादेन को इन्होंने मार दिया, लेकिन बिन लादेन तो पाकिस्तान में पकड़ा गया था। फिर भी अफगानिस्तान में अमेरिका क्या कर रहा था? तो अमेरिका यहां पर नेशन बिल्डिंग का काम करने में लगा था। 2001 से 2011 के बीच में तालिबान पूरी तरह से देश में खत्म नहीं हुआ था। अफगानिस्तान के कई इलाकों में, रूरल एरियाज में तालिबान का अच्छा खासा प्रेजेंस था। कई बार इन्होंने अमेरिकी फौजों पर हमला भी किया। 2011 के बाद तालिबान थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से पेश आने की कोशिश करता है। कतार की सहायता से उन्होंने अपना एक ऑफिस खोला और इस ऑफिस का मकसद था कि दुनिया के दूसरे देशों से बातचीत करी जाए, डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू किए जाएं ताकि तालिबान को रिकग्निशन मिले। और तालिबान को ये तो समझ में आ ही गया था तब से कि अमेरिका कितने समय तक हमारे देश में बैठा रहेगा, कभी ना कभी तो वापस जाएगा। भाई 20 साल 30 साल एटलीस्ट एक टाइम तो आएगा जब ये लोग वापस जाएंगे। तो उस समय हमारा सरकार में सहयोग होना चाहिए या फिर जो भी गवर्नमेंट वहां पर बनती है उसमें तालिबान को भी शामिल किया जाए। इस तरह का इनका टारगेट हो जाता है। तो 2011 के बाद यहाँ पर एक ऑफिस खोला जाता है। 2013 में इस ऑफिस को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया गया था।
फाइनली 2018 में बातचीत आगे बढ़ती है तेजी से, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं। अमेरिका ने कभी तालिबान से डायरेक्टली बातचीत नहीं करी थी सरकार को लेकर, सरकार में हिस्सेदारी को लेकर, लेकिन 2018 में ट्रंप ने यह तय किया कि मैं युद्ध को खत्म करूंगा और उसके लिए चाहे तालिबान से बातचीत करनी पड़े, आई विल डू दैट। तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने यही किया, तालिबान के साथ डायरेक्ट बातचीत शुरू करी और कतार में ही ये बातें होती थी मोस्टली। कई राउंड्स की बातचीत के बाद फाइनली दोनों देश एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। 2020 फरवरी में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसमें ये डिसाइड हुआ कि युद्ध खत्म होगा। जो एक इंसर्जेंसी या गुरिल्ला वॉरफेयर तालिबान चला रहा था, उससे निजात पाने के लिए अमेरिका ने यह तय किया कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे और तालिबान यूएस फोर्सेस पर हमला नहीं करेगा। तालिबान ने यह वादा किया कि हम अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही कोई ऐसे आतंकवादी संगठन को पनाह देंगे कभी भी अफगानिस्तान में जो अमेरिका पर हमले करने के लिए तत्पर हो। तो इस तरह से इन्होंने आपस में बातचीत कर ली। अब इंटरेस्टिंगली इस बातचीत में अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, अशरफ गनी जिसके राष्ट्रपति हैं, उसको शामिल ही नहीं किया गया। अशरफ गनी बहुत गुस्सा भी थे इस बात से। उन्होंने कई बार अपनी नाराजगी पब्लिकली जताई थी कि अमेरिका हमारे देश की डील हमारे बिना कैसे कर सकता है, यानी कि देश की सरकार के बिना देश के भविष्य का फैसला कैसे कर लिया। लेकिन अमेरिका को इस युद्ध से कैसे भी करके बाहर निकलना था, तो इन्होंने डील स्ट्राइक कर ली कि हम 2021 में देश छोड़ देंगे और तब तक तुम हम पर हमला मत करो। बस इतनी सी डील इन्होंने तालिबान के साथ कर ली। इस डील में यह भी तय हुआ था कि अफगानिस्तान में जो दोनों पार्टीज हैं, यानी कि अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार और तालिबान, दोनों बातचीत करेंगे। इसे इंट्रा अफगान टॉक्स कहा जाएगा। और ये इंट्रा अफगान टॉक्स शुरू होने के पहले दोनों ने प्रिजनर एक्सचेंज भी किया। अमेरिका के दबाव के चलते अफगानिस्तान की सरकार ने 5000 तालिबान प्रिजनर्स को रिहा किया। इमेजिन, आज सोच के देखो, 1.5 साल बाद 5000 तालिबान के फाइटर्स जेल में बंद थे, इन्हें छोड़ दिया गया। बदले में 1000 अफगान सैनिकों को भी रिहा किया था जो तालिबान के कब्जे में थे, लेकिन यहां पर नंबर बहुत ज्यादा था। ये इंट्रा अफगान टॉक्स जो हैं, ये कभी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तालिबान बार बार ये कहता रहा कि हमें सरकार का हिस्सा बनाओ। अशरफ गनी मना करते रहे कि हम आपको सरकार का हिस्सा नहीं बना सकते। और दूसरी तरफ तालिबान पर रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बातें अमेरिका ने कह दी थी कि जो रिस्ट्रिक्शंस 2001 में लगाए गए थे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वो भी हम हटवा देंगे। पूरे 2020 में बातचीत जारी रहती है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तालिबान और अफगान सरकार के बीच में कोई सहमति नहीं बनती। अशरफ गनी ये बात मानने से इनकार कर देते हैं कि तालिबान को सरकार में भागीदार बनाया जा सकता है। तालिबान कहता है कि सबसे पहले तो अशरफ गनी को पद से हटाओ, राष्ट्रपति ये हटेंगे तभी हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे और हमें तो सरकार में शामिल करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये बातचीत बेनतीजा रहती है। लेकिन इस बातचीत के कारण क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। आप समझिए इस बात को। जो ग्रुप आज दिन तक गुफाओं में छुपा हुआ था, तोरा बोरा की पहाड़ियों में जाकर छुप गए थे तालिबान के लोग 2001 में, जिससे अमेरिका बातचीत करना तो दूर, मतलब अमेरिका बम गिराता था तो ये कांप जाते थे, उस ग्रुप को अब लेजिटिमाइज कर दिया अमेरिका ने। लेजिटिमाइज करने का मतलब है कि उसको टेबल पर बिठाकर उनके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। तो अफगानिस्तान में तालिबान के हौसले बुलंद हो गए। इधर ये अपना इंसर्जेंसी गुरिल्ला वॉरफेयर तो चला ही रहे थे, साथ साथ में अब उनको टेबल पर बिठाकर बातचीत करी जा रही है। तो इससे तालिबान को ये तो पक्का भरोसा हो गया कि हमारे बिना इस देश का कोई भविष्य नहीं है। फ्यूचर में अमेरिका यहां से जाएगा तो हमें इन्वॉल्व करेगा वो। केवल अशरफ गनी और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़कर अमेरिका नहीं जाने वाला है। ये बात तालिबान अच्छे से समझ गया। तो इसीलिए 2020 में जो ये पूरी बातचीत चलती है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन तालिबान इस बातचीत के कारण अपनी स्थिति लगातार मजबूत करता जाता है। अब नवंबर 2020 में अमेरिका में चुनाव होने थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के चुनाव से पहले यह वादा किया था कि मैं अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुला लूंगा। इन्होंने अपना वादा पूरा किया। इन्होंने तो फरवरी 2020 में ही डील कर ली थी। 2020 के नवंबर तक आते आते इन्होंने ट्रूप्स को थोड़ा सा वहां पर कम कर दिया, पूरी तरह से नहीं हटाया। 5000 की जगह 3500 सैनिक वहां पर मौजूद थे जब तक जनवरी में जो बाइडेन ने ऑफिस में अपना कदम रखा, शपथ ली। अब याद रखिए कि जो बाइडेन भी इस युद्ध के फेवर में नहीं थे। जो बाइडेन खुद भी यही कहते थे कि अफगानिस्तान और इराक की जो लड़ाइयां हैं, यहां से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहिए। और दोनों ही पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, अमेरिका में ये वादा कर रही थी जनता से कि अगर हम जीत गए तो हम अफगानिस्तान के युद्ध को खत्म कर लेंगे। बाइडेन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो बाइडेन के सर पर अब वो डील पूरा करने का भार आ चुका था जिसे ट्रंप ने साइन किया था 1 साल पहले। तो बाइडेन ने फिर से बातचीत शुरू करी और एक डेडलाइन दी। ट्रंप ने कोई डेडलाइन नहीं दी थी कि फौज कब बाहर आएगी, बस ये कहा था कि 2021 में अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी। जो बाइडेन ने तारीख बता दी सितंबर 11, 2021। इनको लगा कि 9/11 की 20 साल हो जाएंगे तो वो बड़ा एक ऐतिहासिक दिन होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो कोई भी राष्ट्रपति कर सकता था वो एक डेडलाइन देना है। हमेशा अमेरिका के जनरल ये कहते आए हैं कि कभी भी तालिबान को तारीख मत दो, क्योंकि उसके लिए क्या करना है, तालिबान को सिर्फ बैठ जाना है शांति से 11 सितंबर तक। जैसे ही अमेरिका के सैनिक गए वो लड़ाई शुरू कर देंगे। तो तारीख देना हमेशा गलत है।
तो कई बार ओबामा को भी ये बात कही गई थी आर्मी जनरल्स के द्वारा कि तारीख घोषणा मत कर देना किसी भी दिन गलती से। डोनाल्ड ट्रंप को भी यही सलाह दी थी, लेकिन जो बाइडेन ने तारीख की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर तक हमारी सारी सेनाएं वहां से बाहर निकल जाएंगी। ये घोषणा जैसे ही करी गई, तालिबान ने अपने हमले तेज कर दिए। देखिए, तालिबान हमेशा स्प्रिंग के समय हमले करता है। स्प्रिंग का क्या मतलब है? देखो, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां बहुत बर्फबारी होती है, तो नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, कहीं पर आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो कोई लड़ाई भी नहीं होती है मोस्टली सर्दी के महीने में। लेकिन जैसे ही बर्फ़ पिघलना शुरू होती है अप्रैल के अंत और मई के महीने में, तो इसे स्प्रिंग ऑफेंसिव सीजन कहा जाता है। तालिबान हमेशा से मई के महीने में अपने हमले बढ़ा देता है। 2021 में भी यही किया और इस बार हमले बहुत तेज़ी से बढ़ाए गए। तो मई के महीने में जब ये बाइडेन का अनाउंसमेंट हो ही चुका था, तालिबान के हौसले बुलंद थे कि बस 4-5 महीने की बात है, उसके बाद अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, जितना एरिया हो सकता है उसके पहले पहले अपने कंट्रोल में ले लो। जुलाई के महीने में तालिबान ऑफेंसिव और तेज हो गया। इस पर जब व्हाइट हाउस पर सवाल उठाए गए तो बाइडेन से पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि ये गलत फैसला था? तो जो बाइडेन ने इस पर क्या कहा कि अफगान ट्रूप्स यानी कि अफगानिस्तान की सेनाएं पूरी तरह से इक्विप्ड है, हमने उन्हें ट्रेन किया है और तालिबान से संख्या उनकी ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की आर्मी 3 लाख की है और तालिबान के फाइटर्स कितने हैं? 80,000 के आसपास। तो ऑफकोर्स ये लोग जीत जाएंगे। ये उनकी स्पीच का ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है, आप चाहें तो इसे खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन ये बात जो बाइडेन नहीं समझ पाए कि केवल नंबर्स से कुछ भी नहीं होता है। दुनिया में जब तक कोई आर्मी दुश्मन से लोहा लेने को तैयार नहीं है, तब तक कोई भी दुश्मन आके उसको हरा सकता है, चाहे वो मिलियंस की आर्मी क्यों ना हो। अब अफगानिस्तान की आर्मी के कोलैप्स होने के पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न ये बताया जाता है कि 3 लाख इनकी संख्या केवल पेपर पर थी, असली में 3 लाख सैनिक थे ही नहीं। अफगानिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं वो घोटाला कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे। कैसे? वो दिखाते थे कि मेरी यूनिट में 1000 सोल्जर हैं, लेकिन असली में सोल्जर होते थे 200। बाकी 800 सैनिकों की तनख्वाह अकाउंट्स में डिपॉजिट हो रही थी और वो सीधा जा रहा था उन जनरल्स के जेब में। तो इस तरह से घोस्ट आर्मीज बहुत सारी थी अफगानिस्तान में। ये रीज़न एक बहुत बड़ा बताया गया है कि 3 लाख सेना केवल पेपर पर थी, असलियत में आर्मी की संख्या शायद 1 से 1.5 लाख के बीच में हो सकती है। ऑफिशियली आज दिन तक किसी को नहीं पता कि असलियत में कितने सैनिक मौजूद थे ग्राउंड पर। तो $83 बिलियन जो अमेरिका ने खर्च किए इस आर्मी को ट्रेन करने के लिए, माना जाता है कि उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इन सीनियर आर्मी जनरल्स की जेब में चला गया, जबकि सैनिकों की जेब में उनको तनख्वाह के रूप में जाना चाहिए था। तो इसमें अफगानिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस सब कुछ शामिल है, ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल है। जो बाइडेन की तरह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे अपनी सेनाओं के पावर को लेकर। इनको लगता था कि तालिबान को हमारी सेनाएं आसानी से हरा देंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सवाल इनसे जब मई में पूछा गया था कि आपको नहीं लगता कि तालिबान के हमले से खतरा है, तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन शायद अशरफ गनी इस बात को समझ नहीं पाए कि लोकल लेवल पर कितना ज़्यादा करप्शन है आर्म्ड फोर्सेस में और लोकल मिसमैनेजमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये बातें किसी से छुपी हुई थी। इस तरह की न्यूज़ रिपोर्ट्स कई सालों से आ रही है कि अफगानिस्तान में घोस्ट आर्मीज हैं, घोस्ट बटालियंस हैं, जहां पर कोई सैनिक ग्राउंड पर मौजूद नहीं है, लेकिन बस वो पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसी न्यूज़ आर्टिकल्स आपको 2016-17 के भी मिल जाएंगे। जो सैनिक असलियत में ज़मीन पर मौजूद थे, उनमें लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो रही थी, क्योंकि ना तो उनकी तनख्वाहें टाइम पर आती थी, साथ ही साथ उनका अपनी सरकार से भरोसा उठता जा रहा था। और पुलिस के तो कई कर्मचारियों की तनख्वाहें अभी कई महीनों से आई भी नहीं थी, और कई सैनिकों ने भी ये कंप्लेन करी कि हमारी महीनों से तनख्वाहें नहीं आई है, हमारे पास खाने पीने का राशन तक नहीं आया है। तो ये सारा जो पैसा है, अमेरिका की एड आ रही थी, ये सब गया कहाँ, किसी को नहीं पता। 99% यही चांसेस हैं कि वो करप्शन की भेंट चढ़ गया। अब अफगान फोर्सेस जो हैं, इनको अमेरिका ने सप्लाई तो किया था, लेकिन इनके पास हथियार एडिक्वेट नहीं थे, सही प्रकार के हथियार नहीं थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहां इन्हें तैनात किया गया, वहां पर इनके पास खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, और कई आर्मी के सोल्जर्स अपने घर से दूर एरियाज में तैनात थे। अब ये वैसे एक प्रोफेशनल आर्मी में नॉर्मल बात है, कोई भी सैनिक अपने घर पर तो तैनात होगा नहीं, लेकिन अफगानिस्तान का कल्चर थोड़ा अलग है। अफगानिस्तान इज अ वेरी ट्राइबल सोसाइटी। तो वहां पे जब कोई आदमी को अपने घर से दूर तैनात किया जाता है और उसके पास ये खबर पहुंचती है कि मेरे घर के आसपास तालिबान के हमले बढ़ गए हैं, मेरे घर पर खतरा है, तो वो अपनी पोस्ट छोड़कर अपने परिवार को बचाने चला जाता था। तो ये बहुत परेशानी का सबब था कि कई सैनिकों ने अपनी पोस्ट छोड़कर अपने घर वालों को बचाने के लिए वो अपने गांव की तरफ चले गए, अपने अपने घरों की तरफ चले गए। तो इस कारण से आर्मी और पुलिस में डेजर्शन बहुत ज़्यादा था। डेजर्शन मतलब कि अपनी पोस्ट छोड़कर चले जाना, ड्यूटी छोड़कर चले जाना। तो एक तो डेजर्शन है, करप्शन है, और तीसरा जब पूरी तरह से ये ट्रेंड ही नहीं है, इनमें लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो ऑफकोर्स ये लड़ाई में भी मात खा जाते थे और कई जगह इनको कैजुअलिटीज़ भी बड़ी संख्या में देखनी पड़ी। कई सैनिक चोटिल हो गए, कई सैनिक मारे गए। इनफैक्ट अमेरिका से ज़्यादा अफगानिस्तान की आर्मी के खुद के लोकल सोल्जर्स कई गुना ज़्यादा संख्या में इस लड़ाई में मारे गए हैं पिछले 10-15 सालों में। दूसरी ओर तालिबान का क्या हाल था? तालिबान के पास इस साल की शुरुआत में 60,000 फाइटर्स थे, जिनके साथ उन्होंने ये ऑफेंसिव इस साल शुरू किया।
लेकिन हर शहर में जहां ये जाते थे वहां सबसे पहले जाकर जेल को तोड़ते थे और जेल में बंद कैदियों को कहते थे कि अब तुम आज़ाद हो, दो ऑप्शन है, या तो अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पास पैसा वैसा कुछ है नहीं, या दूसरा हमें ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें बंदूक देंगे, खाने को रोटी देंगे, हमारे साथ मिलकर देश आज़ाद कराओ। इस तरह की बातें उन्हें कही जाती थी। तो ऑफकोर्स कई जेल ब्रोकन प्रिजनर्स जो हैं वो तालिबान को ज्वाइन कर लेते हैं। और अभी जब ये काबुल पे मार्च किया इन्होंने, तो ऐसा बताया जा रहा है कि एस्टिमेट इनके पास 2 लाख फाइटर्स हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर अभी पिछले 2 महीने में इनको ज्वाइन किए हैं। जेल तोड़ तोड़ कर लोगों को इनके साथ ज्वाइन कराया गया है। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार के पास तो एक एयरफोर्स भी थी, उसका क्या हुआ? अफगान एयरफोर्स को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, भारत ने भी कुछ हेलीकॉप्टर सप्लाई किए थे, अमेरिका की आर्मी ने इनको जेट फाइटर्स दिए थे, ड्रोन्स दिए थे, लेकिन ये सब धरे के धरे रह गए क्योंकि तालिबान ने बहुत ही समझदारी से अफगानिस्तान के पायलट्स को टारगेट किया। पिछले 1 साल में चुन चुनकर इन्होंने पायलट्स की हत्या करी है, कईयों के घर में जाकर उनको मारा, कई एयरप्लेन्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया जहां पर ये प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं, उन एयर बेसिस पर मिसाइल दागे गए, रॉकेट्स दागे गए, नॉट मिसाइल्स। तो इस तरह से तालिबान ने बहुत समझदारी से चुन चुनकर एयरफोर्स को या फिर एयर पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसका फायदा इन्हें पिछले 2 महीने में हुआ है क्योंकि कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं हो रही थी। थोड़ी बहुत एयर स्ट्राइक्स यूएस ने करी थी लेकिन वो नाकाफी थी। तो यूएस फोर्सेस ने कई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जैसे ड्रोन एटसेट्रा अफगानिस्तान की आर्मी को मुहैया करवाए थे, लेकिन ये सभी के सभी तालिबान के कंट्रोल में चले गए। इनफैक्ट कई हमर्स में तो आज वो काबुल में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है हमर्स यूएस आर्मी की, उसमें अब तालिबान के फाइटर्स काबुल की सड़कों पर रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान की आर्मी के हथियार तालिबान के हाथ लगना इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। वैसे अफगानिस्तान में हथियारों की कोई कमी नहीं है। सोवियत युद्ध के समय से 1980s के समय से यहाँ पर बहुत आसानी से AK-47 या छोटे मोटे हथियार मिल जाते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स जैसे। तो ये बिल्कुल सिंपल से जो हथियार हैं, तालिबान वाले तो इनसे भी काम चला लेते हैं। और सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर और ड्रोन अमेरिका के यहाँ कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन ये छोटे मोटे हथियार खरीदने के लिए भी तालिबान के पास पैसा आया कहाँ से? देखिए, अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है और ज़्यादातर अफीम की खेती को पिछले 20 साल से तालिबान कंट्रोल कर रहा था। जो गाँव के दूर दराज के इलाकों में अफीम के खेत होते हैं वो तालिबान के द्वारा ही कंट्रोल होते थे। उस पूरे अफीम के व्यापार पर तालिबान का कब्जा है। सरकार कुछ नहीं कर पाई उसको लेकर पिछले 20 सालों में। तो ऐसे में तालिबान के पास एक बहुत अच्छा रेवेन्यू मॉडल था। अफीम उगाओ, दुनिया में नशा बेचो और इस नशे के व्यापार से मिलने वाला पैसा जो आता है उससे हथियार खरीदो। तो इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे थे अफीम की खेती से। इंटरेस्टिंगली अब सत्ता में आने के बाद तालिबान ये कह रहा है कि हम अफीम की खेती से कोई पैसा नहीं कमाएंगे, अफीम की खेती का रेवेन्यू सरकार या फिर तालिबान की सरकार नहीं लेने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। डेफिनेटली ब्लैक मार्केट का जो ये पैसा है ये बहुत प्यारा होता है सभी को, इसको कोई नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कितनी ही धर्म की बातें कर लें। लेकिन नशे का व्यापार तालिबान डेफिनेटली करता रहेगा क्योंकि 90s में भी वो कर रहा था। तालिबान के जीत के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण, द एक्स फैक्टर, वॉज पाकिस्तान सपोर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ISI तालिबान को सपोर्ट करती हैं, ये जग जाहिर फैक्ट है, इसमें किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है, आप इसको एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है? इंडिया के एंगल से मत देखना इसको, एक मिनट के लिए पाकिस्तान के अगर नजरिए से देखो। उनको क्या चाहिए? अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी सरकार है वो पाकिस्तान को अभी सपोर्ट करती नहीं है। पाकिस्तान यही चाहता है कि अफगानिस्तान में जो भी पावर में हो वो पाकिस्तान के फेवर का हो, पाकिस्तान के अनुसार वो दुनिया में चले, और ये उनको तालिबान के थ्रू हासिल हो जाएगा। देखो, तालिबान एक पराया स्टेट बनने वाला है। पराया वो हिंदी वाला पराया नहीं है, ठीक है? ये इंग्लिश वाला पराया स्टेट है, ठीक है? पराया का मतलब है कि दुनिया में ज़्यादातर सरकारें इनसे डील नहीं करने वाली हैं। डील किसके थ्रू करेंगी? पाकिस्तान के थ्रू। देखो, बातचीत सभी करेंगे अल्टीमेटली, लेकिन इट विल ऑल गो वाया पाकिस्तान। पाकिस्तान बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला है और यही पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में जो भी हो वो उसके दिशा निर्देश के अनुसार हो, उसके जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हमेशा अफगानिस्तान बना रहे। तो पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो यहाँ पर डेफिनेटली उसे हासिल हो गया है। अब देखना यह है कि तालिबान की सरकार कितने सालों तक टिक पाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था कि तालिबान ने तो देश को आज़ाद करा दिया है। उनके अनुसार ये फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने विदेशी ताकतों से देश को आज़ाद कराया है। और कई जगह जैसे इस तरह की रैलीज भी निकाली गई तालिबान के सपोर्ट में। अब देखिए, आप लोगों से UPSC या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ पर क्या पूछा जाएगा। कोई आपसे तालिबान की पल पल की खबर नहीं लेने वाला है। आपको मेंस में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट वर द रीजंस फॉर तालिबान्स क्विक सक्सेस। तो आज इस लेक्चर में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको यहाँ पर काम आने वाले हैं। ओके, तो जो डेली अपडेट्स होती हैं वो आपको, ठीक है, न्यूज़ के रूप में पता होनी चाहिए, लेकिन मेंस में किस तरह के सवाल आएंगे उसी तरह के टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। आप लाइक करते हैं तो उससे यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो अच्छा है, दूसरों को भी रिकमेंड करता है, तो एक छोटी सी हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। और अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और भारत के बेस्ट टीचर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप पर आइए। वहाँ पर डेली फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं
सभी टॉप फैकल्टीज़ यहाँ पर फ्री में स्पेशल क्लासेस पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ पेड सब्सक्रिप्शन वाले कोर्सेज भी हैं जैसे प्लस और आइकॉनिक। दोनों सब्सक्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एक मेंटोर के द्वारा, और यहाँ पर जो भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं दीज आर ऑल अवेलेबल टू यू फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर आप महिपाल रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो इसमें आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये प्राइसेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शनल के भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन अगर आप जीएस और ऑप्शनल के कोर्स को एक साथ लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। अभी 49,680 रुपीज़ में आपको एक कोर्स अवेलेबल होगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी जैसे कि प्रिंटेड नोट्स, किताबें, उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज़ है, और ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा एट दिस प्राइस। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कोड लगाने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, और ये ऑफर 28 अगस्त तक अभी हमने एक्सटेंड कर दिया है। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, रिवीजन एटसेट्रा के लिए, तो 60 डे का सब्सक्रिप्शन हमने लॉन्च किया है। दिस इज अवेलेबल फॉर 13,500 रुपीज़ एट आफ्टर यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जैसे मेरा अभी ऑनगोइंग कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स। साथ ही साथ जो मेरे अपकमिंग प्लस कोर्सेज हैं उनको भी आप देख पाओगे प्रीलिम्स के पहले। जल्दी एक MCQ कोर्स भी आने वाला है मेरा। तो इस तरह से आप कोई भी प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगले 2 महीने में। 25 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इनको ज्वाइन कीजिए जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं, अवेल करते हैं। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनका लाभ उठाइए, इनको डेली आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि कॉम्बैट में आप अच्छा स्कोर कर सकें और फ्री स्कॉलरशिप्स जीत सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।